हेलो फ्रेंड्स, व्हीकल एयर कंडीशनिंग जिसके अंदर अभी तक जो हमने स्टडी किया है, तो अभी तक हमने देखा कि टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट क्या है, फिर रेफ्रिजरेंट के ऊपर कौन से इफेक्ट्स आ सकती है, फिर व्हीकल एयर कंडीशनिंग की हमने वेपर प्रेशर, रेफ्रिजरेंट साइकिल, दैट मींस वेपर प्रेशर कंप्रेशन साइकिल हमने देखा, जिसके अंदर हमने क्या क्या देखा था कि कंप्रेसर है, कंप्रेसर में से वो कहाँ जा रहा है तो कि कंडेंसर में जा रहा है। कंडेंसर में से हमने देखा था कि वो ईपी दैट मींस एक्सपांशन वाल्व में जा रहा है, और एक्सपांशन वाल्व से वो कहाँ जा रहा था, इवापोरेटर में जा रहा था, ठीक है, और इवापोरेटर से वो कहाँ वापस कंप्रेसर में आ रहा था। ये जो हमने बेसिक जो था अभी तक हमने समझा। अब इसके अंदर हमको कुछ अब जो इक्विपमेंट्स है वो हम ऐड करेंगे आज से, यानी कि आज से हम ये जो हमारा वेपर प्रेशर कंप्रेशन साइकिल है जिसके अंदर हम पूरे डीप में आज बात करेंगे। सो सबसे पहले तो हमको पता है कि कंप्रेसर, तो यहाँ से जो इनपुट आ रहा है कंप्रेसर के लिए वो किस तरीके से है, क्योंकि कंप्रेसर का जो इनपुट है वो है लो प्रेशर। लो प्रेशर क्या है तो कि वेपर। यहां जाते जाते क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर वेपर। अब ये कंडेंसर है, कंडेंसर के अंदर से क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, दैट मींस हीट यहां से रिलीज हो रही है, हीट दूर हो रही है। तो हीट दूर होने की वजह से ये जो हाई प्रेशर है तो यहां आते आते ये हाई प्रेशर तो रहेगा, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा लो टेम्परेचर हो जाएगा, और जिसकी वजह से, ठीक है, ये जो वेपर है वो कौन से स्टेट में आएगी तो क्या, मॉइस्चर फॉर्म में, या तो वेपर लिक्विड फॉर्म, जिसकी वजह से अब इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट भी आ चुके हैं। अब क्या हो रहा है, ये कंडेंसर के अंदर ये कंडेंस हो गई है, और यहां से अब ये जाएगी तो कि यहाँ आएगा रिसीवर ड्रायर। एक और चीज आएगी हमारे लिए जिसको हम क्या कहते हैं, रिसीवर ड्रायर, जिसको हम एक्यूमुलेटर भी कहते हैं, यानी इसके तो तीन नाम, रिसीवर, ड्रायर या तो एक्यूमुलेटर। ये क्या करता है तो इसके अंदर एक डब्बे जैसा फिल्टर जैसा होता है, जिसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक स्पॉन्जी मटेरियल होता है। जैसे यहाँ से ये हाई प्रेशर वेपराइज रेफ्रिजरेंट जैसे आगे की तरफ बढ़ता है, वैसे वो रेफ्रिजरेंट इसके अंदर जाता है, और यहाँ पे जो भी मॉइस्चर कंटेंट होंगे वो यहाँ पे रिसीवर ड्रायर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि मॉइस्चर कंटेंट को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, और आगे जितना हो सके उतना ड्राई रेफ्रिजरेंट को भेजा जाता है। अब जैसे ही यहाँ पे जाता है उसके बाद यहाँ पे एक्सपांशन वाल्व है, तो एक्सपांशन वाल्व है, तो एक्सपांशन वाल्व को किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे क्या रहेगा, एक्सपांशन वाल्व, जिसकी वजह से लो प्रेशर लो टेम्परेचर, ठीक है, और यहाँ पे पूरा का पूरा मॉइस्चर तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना हो पाया जिसकी वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं मॉइस्चर यानी लिक्विड प्लस वेपर जो रेफ्रिजरेंट है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ तक हमने देखा कि यहाँ से हाई प्रेशर था, यहाँ तक हाई प्रेशर रहा, लेकिन जैसे ये एक्सपांशन वाल्व की तरफ आया, एक्सपांशन वाल्व की तरफ से अब ये क्या हो गया तो कि लो प्रेशर लो टेम्परेचर मॉइस्चर लिक्विड, अब यहाँ से ये आगे बढ़ रहा है, और कहाँ आ रहा है, इवापोरेटर। इवापोरेटर के अंदर क्या हो रहा है कि इवापोरेटर में हीट ऐड होती है, इवापोरेटर के अंदर हीट ऐड होती है, तो यहाँ आते आते वो क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, प्रेशर एंड टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर कैसा रहेगा, हाई टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि यहाँ से जैसे ही आया यहाँ पे लो टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पे हीट ऐड हुई, जिसकी वजह से, और यहाँ पे मॉइस्चर फॉर्मेशन जो था वो मॉइस्चर फॉर्मेशन वापस कौन से फॉर्म में आ जाएगा, वेपर फॉर्म में, ठीक है, वो कौन से फॉर्म में आ जाएगा, वेपर फॉर्म में। अब क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे कंप्रेसर पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक कंप्रेसर में आ रहा है, लेकिन अब एक चीज यहाँ ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इवापोरेटर में से जब ये बाहर निकल रहा है रेफ्रिजरेंट तब वो वेपराइज फॉर्म में ही हो, दिस इज नॉट
कंपल्सरी, बिकॉज कभी कभी ये भी हो सकता है कि इवापोरेटर में से जो भी रेफ्रिजरेंट निकल रहा है वो इवापोरेटर में से निकला हुआ रेफ्रिजरेंट अभी थरली वो वेपोराइज स्टेट में ना आया और उसके अंदर थोड़े से कौन से पार्टिकल हो, मॉइस्चर यानी कि वाटर पार्टिकल्स यानी लिक्विड पार्टिकल्स। तो वो लिक्विड पार्टिकल अगर कंप्रेसर में गए तो वो कंप्रेसर को क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। वो कंप्रेसर को क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। तो वो कंप्रेसर को डैमेज ना करे उसके लिए, वो कंप्रेसर को डैमेज ना करे उसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या है हमारे लिए, तो उसको हम समझते हैं। तो वो कंप्रेसर को डैमेज ना करे इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक रिटर्न पाइप रहती है। तो वो जो है वो रिटर्न पाइप सीधी कहाँ आती है, तो क्या एक्सपांसन वाल्व में जाती है। वो कहाँ जाती है, एक्सपांसन वाल्व में जाती है। सबसे पहला जो है उसको हम कहते हैं PRV। PRV दैट मीन्स प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व। PRV दैट मीन्स प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व। अब आपके लिए धीरे धीरे थोड़ी सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो रही है, यानी हम धीरे धीरे हम कुछ ऐड कर रहे हैं इसमें। यानी कि इवापोरेटर में से जो निकल रहा है, सबसे पहली बात है कि यहाँ पे लो प्रेशर नहीं है। यहाँ से सिस्टम में से जो यहाँ से हाई प्रेशर आया वही प्रेशर है। तो यहाँ कंप्रेसर में ऑलरेडी ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर रिटर्न वाल या प्रेशर रेगुलेटिंग वाल यानी क्या करता है, जैसे इवापोरेटर में से आया यहाँ पे प्रेशर को रेगुलेट किया जाता है। अगर यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा यानी कि सही मेंटेन रहेगा तो ही उसको आगे जाने दिया जाता है, अदरवाइज उसको यहाँ से ये वापस कहाँ लाया जाता है, तो कि एक्सपांशन वाल्व। और एक्सपांशन वाल्व के जरिए इवापोरेटर, अब इवापोरेटर के अंदर वापस इसमें हीट ऐड होगी तो वो थर्ली और किसमें कन्वर्ट हो पाएगा, वेपोराइज। क्योंकि अगर प्रेशर ज्यादा रहेगा, ठीक है, तो जितना प्रेशर ज्यादा रहेगा तो उसका मतलब है कि वो आसानी से जल्दी से इसमें से पास हो गया होगा, और जितना जल्दी पास हो गया होगा तो उतना वो जल्दी से वो लिक्विड में से वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। दैट मींस उसके अंदर उतनी हीट ऐड नहीं हो पाएगी। हाँ, एक बात है कि प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, ये बात सही है, लेकिन उसको ट्रांसपोर्टेशन टाइम भी चाहिए इसके लिए। तो ट्रांसपोर्टेशन टाइम के लिए यहाँ पे हमको ने एक चीज़ की कि यहाँ से जो एक्सपांशन वाल्व है, एक्सपांशन वाल्व के जरिए यहाँ पे जो इवापोरेटर में आ रहा है, तो इवापोरेटर के अंदर से जो आया, लेकिन अभी तक इट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड फुल्ली इन अ वेपराइज फॉर्म। दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने PRV रखा, प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व, और वहाँ से वो क्या चला गया वापिस वो एक्सपांशन वाल्व की तरफ, और एक्सपांशन वाल्व में से वापस वो यहाँ आएगा और इवापोरेटर में इसके अंदर वापस उसको हीट मिलेगी, और हीट मिलने की वजह से वापस कहाँ आएगा, कंप्रेसर में। यानी कि यहाँ पे वापस हमको कौन सा हो, वेपर हो। यहाँ हमारे लिए कंपल्सरी है कि कंप्रेसर के पास उसको फुल्ली वेपराइज फॉर्म होना बहुत जरूरी है, ठीक है। लो प्रेशर होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे वापस घूमेगा तो एक्सपांशन वाल्व में से जब जाएगा ये, तो यहाँ पे प्रेशर मैनिपुलेट होगा तो वापस से इवापोरेटर में आएगा, और इस तरीके से ये सिस्टम वापस चलती रहेगी। अगर प्रेशर ज़्यादा रहा वापस यहाँ पे जाएगा और ये सिस्टम वापस चलती रहेगी। लेकिन अब और एक चीज़ है कि यहाँ पे एक और होता है वेपोराइजिंग सेंसर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर मॉइस्चर कंटेंट है तो वो यहीं से इसको क्या कर देगा, वापस भेज देगा। तो एक दूसरी लाइन होती है जिसको हम कहते हैं वेपोराइजिंग रिटर्न पाइप, यानी कि जैसे यहाँ पे कंडेंस नहीं हुआ है, यानी कि अगर वो जो वेपर है यानी कि वो थरली रेफ्रिजरेंट वेपर में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे प्रेशर रेगुलेटिंग उसको रेगुलेट करे उससे पहले यहाँ से उसको क्या किया जाता है, वापस एक्सपांशन वाल्व में भेज दिया जाता है। जिस तरीके से कूलिंग सिस्टम के अंदर आपको पता होगा थर्मोस्टेट काम करता है, ठीक उसी तरीके से ये सिस्टम भी काम करती है यहाँ पे, ये दोनों। तो हम किस तरीके से काम करते हैं उसको मैं थोड़ा आपको दूसरे तरीके से भी बताना चाहूँगा, तो उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरी फिगर यहाँ पे दिखाई हुई है, ठीक है, वेपर प्रेशर कंप्रेशन साइकिल, जिसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंप्रेसर है, ठीक है, ये कंप्रेसर का इनपुट है, ठीक है, ये कंप्रेसर का एग्जॉस्ट है। अब वो कंप्रेसर का आउटपुट कहाँ पे जा रहा है, तो क्या कंडेंसर पे जा रहा है, कंडेंसर में से कहाँ जा रहा है, रिसीवर में जा रहा है, ठीक है, ये रिसीवर ड्रायर है, रिसीवर ड्रायर में से ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्सपांसन वाल्व है, एक्सपांसन वाल्व में से वो कहाँ गया, तो क्या इवापोरेटर, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इवापोरेटर है, ठीक है, इवापोरेटर यहाँ पे इस तरीके से ये घूमता घूमता यहाँ से कहाँ जाएगा, तो कि EPR में जाएगा, EPR में से वापस कहाँ गया, कंप्रेसर, ये EPR यानी इवापोरेटिव प्रेशर रेगुलेटर वाल्व, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें तो क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो कंप्रेसर है, तो कंप्रेसर का यहाँ पे क्या आएगा,
तो कि कंप्रेसर की यहाँ की तरफ जो है वो आएगा, हम देखें तो वेपर, ठीक है, लेकिन वो कैसा रहेगा, लो प्रेशर वेपर रहेगा, ठीक है, उसका इनपुट। और यहाँ पे जो कंप्रेसर है, ठीक है, जिसके अंदर वो कंप्रेस होके वो कहाँ पे जाएगा, तो कि आगे की तरफ, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो कि हाई प्रेशर। अब वो कौन से फॉर्म में रहेगा, वेपर फॉर्म में रहेगा। अब वो हाई प्रेशर वेपर जो है रेफ्रिजरेंट, वो जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ से अब यहाँ पे इंजन कूलिंग फ़ैन है, वो इंजन कूलिंग फ़ैन, क्योंकि कंडेंसर कहाँ लगता है, तो क्या रेडिएटर की आगे की तरफ, जहाँ आपने देखा होगा, जिसकी वजह से कूलिंग फ़ैन जो है, जिसकी कूलिंग कंडेंसर को भी मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कि हीट जो है वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, यानी हीट बाहर की तरफ जाएगी। जैसे ही हीट बाहर की तरफ जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, तो कि जिसका कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, जो हमको समझना है कि कंडेंसेशन होने की वजह से जैसे यहाँ से ये बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलने के बाद वो क्या हो जाएगा, तो जो हमको समझना है कि बाहर निकलने के बाद यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा हाई प्रेशर, क्योंकि हाई प्रेशर तो है ही। लेकिन अब ये जो वेपर था, वो वेपर कौन से फॉर्म में आया होगा, तो कि वेपर तो है, लेकिन उसमें से कुछ वेपर कौन से फॉर्म में आ गए होंगे, लिक्विड फॉर्म में। कोई वेपर कौन से फॉर्म में आ गए होंगे, लिक्विड फॉर्म में आ गए होंगे। अब ये जो लिक्विड फॉर्म में आया है, अब यहाँ से वो कहाँ जा रहा है, तो क्या आगे की तरफ, यहाँ हाई प्रेशर भी है और टेम्परेचर उसका क्या हो गया है, लो टेम्परेचर हो गया है। अब वो कहाँ जा रहा है, रिसीवर ड्रायर। अब रिसीवर ड्रायर यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे वो स्पॉन्जी मटेरियल होता है, तो वो स्पॉन्जी मटेरियल जो रहता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ से जो मॉइस्चराइज कंटेंट जो आया है वो अंदर आके क्या हो जाएंगे, उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा स्पॉन्जी मटेरियल में से, और वो आगे ड्राई होके आगे की तरफ जाएंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा वो कन्वर्ट हो गया हो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हाई प्रेशर वो क्या रहेगा, तो कि हाई प्रेशर रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ आप देख सकते हो कि जो वेपर लिक्विड था वो अब क्या रहेगा, तो कि वेपर तो है और लिक्विड भी है, लेकिन पार्शियल लिक्विड रहेगा, ठीक है, यानी थोड़ा लिक्विड है, अब उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब वो कहाँ जा रहा है, एक्सपांसन वाल में। एक्सपांसन वाल में जाते ही उसका जो प्रेशर है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, डाइवर्ट, यानी कि यहाँ तक हाई प्रेशर सिस्टम थी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सिस्टम है वो क्या है, हाई प्रेशर सिस्टम है ये पूरी, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही एक्सपांसन वाल में जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो कि लो प्रेशर। अब वो क्या हो गया है, लो प्रेशर। और लो प्रेशर होते ही वो कहाँ जा रहा है, इवापरेटर। लेकिन इवापरेटर में यहाँ पे ब्लोअर मोटर है, जिसकी वजह से यहाँ पे हीट ऐड होती है, और हीट ऐड होने की वजह से अब यहाँ का जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, तो कि जो मॉइस्चर था वो सब क्या हो जाएगा, इवापरेट हो जाएगा, और जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, तो कि लो प्रेशर वेपर आ गया। यहाँ पे भी लो प्रेशर वेपर है। लेकिन अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अगर हो सकता है कि इसके अंदर अभी भी वेपराइज फॉर्म जो बनना चाहिए उसमें मॉइस्चर कंटेंट है, तो वो यहाँ से इसको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। और मॉइस्चर रिटर्न करने की वजह से वो कहाँ चला गया, आप देख सकते हो एक्सपांसन वॉल में, जैसे मैंने बोर्ड के ऊपर जो फिगर बताई थी उसी तरीके से। और बाद में हमको पता चले कि अगर प्रेशर भी उतना रेगुलेट नहीं है, यानी प्रेशर जो उतना मैनिपुलेट करना है हमको, लो प्रेशर, वो अगर लो प्रेशर अभी तक मैनिपुलेट नहीं किया गया है, तो लो प्रेशर मैनिपुलेट करने के लिए भी वापस क्या है, यहाँ पे EPR देख सकते हो आप। ये EPR के ज़रिए क्या किया जाता है, यहाँ से जो लो प्रेशर है, यानी जो प्रेशर था हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक्सपेंशन वाल है, यहाँ कंडेंसर में से जो आया, और अगर ज़्यादा फास्ट निकल गया है तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए EPR जो है यहाँ से वापस उसको कहाँ भेज देगा, एक्सपांसन वाल। और एक्सपांसन वाल में भेजने की वजह से वापस वो क्या हो जाएगा, तो कि पूरे इवापरेटर में घूमना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका प्रेशर भी लो होगा। और प्रेशर लो होने के साथ साथ इसका एक और बेनिफिट है कि वो वापस कौन से फॉर्म में आ जाएगा, कम्प्लीटली, तो कि वेपोराइज फॉर्म में आ जाएगा। और वेपोराइज फॉर्म में आने की वजह से एक और हमारे लिए बेनिफिट रहेगा कि कंप्रेसर जो है हमारा यूनिट, वो कंप्रेसर को कैसा चाहिए, तो कि थरली वेपोराइज, यानी कि थरली वेपोराइज ही चाहिए, क्योंकि ये कंप्रेसर है। तो कंप्रेसर किसको, तो कि ओनली वेपर फॉर्म को, यानी कि गैसियस फॉर्म जो होते हैं, गैसियस फॉर्म
उसको ही क्या कर सकता है, कंप्रेस। अगर इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट आ गए तो कंप्रेसर के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये सबसे बड़ी उसकी प्रॉब्लम है। इसलिए हमारे लिए कंप्रेसर के लिए अंदर क्या होना चाहिए, क्योंकि कंप्रेसर का जो इनपुट है वो कौन से फॉर्म में होना चाहिए, तो कि वेपोराइज फॉर्म में ही होना चाहिए। यानी अब आप साइकिल समझ चुके होंगे कि कंप्रेसर है। एक दूसरी मैंने पीपीटीज रखी थी जिसके अंदर लाइव वीडियो जो रखा हुआ था पीपीटी के अंदर, कि जो मैंने पीपीटी लाइव पीपीटी बनाई थी जिसके अंदर क्या था कि कंप्रेसर से इवापोरेट कंडेंसर तक कैसे जाता है, कंडेंसर से रिसीवर ड्रायर तक किस तरीके से जाता है, रिसीवर ड्रायर से एक्सपांसन वाल से इवापोरेटर से ईपीआर। अब आप समझ चुके होंगे। इसके दूसरे 2 पार्ट्स हमने अभी तक ऐड किए। अब तो उसके जो भी पार्ट्स है तो उसके नाम हम देख लें एक बार। तो एक कंप्रेसर, दूसरा कंडेंसर, तीसरा रिसीवर ड्रायर, चौथा एक्सपांसन वाल, पांचवा इवापोरेटर और छठा ईपीआर। और छठा क्या रहेगा, ईपीआर। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले जो है, ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो हमको पता चलेगा जिस तरीके से कि पहला कंप्रेसर है, ठीक है, जो कंप्रेसर है जिसके ऊपर हम नज़र डालें तो हमको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे हम देखें, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि जिसके अंदर एक प्लेट जैसा दिखाया हुआ है, ऐसी टेढ़ी प्लेट। तो वो टेढ़ी प्लेट क्या है जिसके बारे में हम समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से, ये एक साइड है और ये दूसरी साइड है, ठीक है। इसको हम स्वेस प्लेट कंप्रेसर बोलते हैं। और यहाँ पे जो बॉल है, यहाँ पे पिस्टन लगे हुए होते हैं जिसकी वजह से वो वहाँ पे कंप्रेस होता रहता है। अब वो किस तरीके का होता है तो वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ किस तरीके का होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्वेस प्लेट कंप्रेसर दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे जैसी फिगर है आप देख सकते हो उसी तरीके से मैं यहाँ पे लोकेट कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे आप देखो। पहले आप दोनों को मैच कर लो तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो। और जैसे हम यहाँ पे लाए तो ये स्वेस प्लेट कंप्रेसर, यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्वेस प्लेट है, ठीक है। अब ये स्वेस प्लेट के अंदर किस तरीके से अरेंजमेंट है तो हमको समझना है। स्वेस प्लेट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हम अगर देखें, स्वेस प्लेट के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक बॉल जॉइंट जैसा है, ठीक है। यहाँ पे फोकस नहीं हो रहा है, हम दोबारा ट्राई करते हैं। यहाँ पे एक बॉल जॉइंट जैसा दिख रहा होगा आपको। तो अंदर की तरफ ये एक पिस्टन जैसा होता है। यहाँ पे ये जो है वो क्या है, स्वेस प्लेट है, जो आप देख सकते हो टेपर्ड शेप में, यानी कि थोड़े स्लाइड क्रॉस शेप में, जिसकी वजह से वो क्या है इस तरीके से घूमती है। और जैसे क्रॉस घूमती है जिसकी वजह से क्या होगा, पिस्टन अंदर रेसिप्रोकेट होते रहते हैं। और एक पिस्टन ऊपर की तरफ यहाँ पे होता है, दूसरा इस साइड, ये एक साइड और एक इस साइड, जिसकी वजह से इसको क्वाड्री डायरेक्शनल की तरफ से उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पे वेपर को कंप्रेस कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे इसको लिक्विड कंप्रेस करना इसके लिए सही नहीं रहेगा, बिकॉज लिक्विड ये कंप्रेस नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर रस्टिंग और इरोजन होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कि अभी हमने आपको सिर्फ स्वेस प्लेट किस तरीके से, स्वेस प्लेट कंप्रेसर क्या है उसके बारे में आपको बताया। और ये जो है इसको पुली के साथ कनेक्ट किया जाता है, इंजन पुली के साथ, जिसके ज़रिए उसको कंप्रेसर को ड्राइव मिलती है। लेकिन अब हमारे लिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, उसके लिए आपके सामने से एक क्वेश्चन रख रहा हूँ कि जैसे कि ये डायरेक्ट इंजन से इसको ड्राइव मिल रही है तो ये कंप्रेसर तो चालू का चालू ही रहेगा। तो ये कंप्रेसर चालू का चालू रहेगा तो ये यहाँ पे हमारा पावर आउटपुट जो है और इंजन की जो एफिशिएंसी है उस पर इफेक्ट आएगी। तो ऐसी कोई चीज़ ऐसी कोई चीज़ हो सकती है कि जो कंप्रेसर का यहाँ पे ये इंजन बेल्ट को तो हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे इंजन का जो यहाँ पे ड्राइव दी हुई है ये घूमती रहे, लेकिन ये कंप्रेसर बंद रहे। तो यहाँ पे ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जिसकी वजह से जब हम एसी शुरू करें तभी ये बेल्ट की वजह से ये कंप्रेसर चालू हो। तो ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसके बारे में, यहाँ ऐसी कौन सी डिवाइस लगी होती है जिसके बारे में अब नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। थैंक यू।